और मैं वहाँ पर पुलिस ट्रेनिंग का टॉपर बना। यही वजह है कि हम जब अपने काम से प्यार करते हैं तो हमें सफलता अपार मिलती है। मुझे मध्य प्रदेश पुलिस में 10.5 साल हो चुके हैं, क्योंकि कोई बड़ी सजा नहीं है, शायद इसीलिए लोग उल्लंघन कर जाते हैं कि आप चालान की चिंता ना करें, आप अपनी जिंदगी की चिंता करें। हर आदमी यही गलती करता है कि पुलिस को देखकर भागना। हर साल 1.5 लाख लोगों की मौत होती है सड़क हादसे में, क्योंकि बाल उड़ जाते हैं। मैं पिछले 10 साल से हेलमेट लगा रहा हूँ, बाल पूरे के पूरे। मेरे बाल बहुत घने हैं। लोगों को लगता है कि इससे उनकी छवि रॉयल बनती है, रॉयल नहीं बनती, इससे उनकी छवि रफ हो जाती है। वर्ग बेवजह के फन और फैशन में लापरवाही करता है। युवाओं में जो जोश हो वो देशभक्ति का हो, सड़कों पर तेज गति का ना हो, क्योंकि देशभक्ति से मिलती है वीर गति और तेज गति हमें ले जाती है दुर्गति की ओर। यदि रील के चक्कर में स्टंट आपने किया है और आप गिरे तो आपको ज्यादा लाइक मिलेंगे, आपको व्यू मिलेंगे और कमेंट में शायद गालियां भी मिल सकती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मॉडकास्ट पे। मेरा नाम है मोहित खेरा। आज है हमारे साथ सुपर पॉप सुमन सिंह जी, जो कि इंदौर पुलिस के काफी जाने माने शख्स हैं और लगातार ट्रैफिक को लेकर सुमन सिंह जी जो है काम कर रहे हैं इंदौर ट्रैफिक को सुधारने के लिए, लोगों में जागरूकता लाने के लिए। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत सर एक सवाल है आपसे मेरा, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, क्योंकि पुलिस में कैसे आना हुआ आपका और किस तरह से आपने ये सोचा कि मुझे पुलिस में जाना चाहिए? देखिए, मेरे जो प्रेरणा स्रोत है मेरे मामा जी हैं। बचपन से मैं उन्हीं के यहाँ रहा हूँ और उनको जब मैं वर्दी में देखता था तो शुरू से यही था कि देश के लिए कुछ करना है। इसके लिए जब मैं 2009 में होलकर कॉलेज से बीएससी कर रहा था तब मैंने एनसीसी ली। वहाँ पर जो आर्मी के जो पर्सन थे 2MP आर्मर्ड में, उनसे काफ़ी कुछ सीखा और मेरा रुझान आर्मी की ओर चला गया था। अब चूंकि मैं गांव से आया था इसलिए जो हमारे ख्वाब यही होते हैं कि पढ़ाई कर रहे हैं तो जॉब लग जाए और जो भी है अपने जो परिवार में जो परेशानियां हैं वो किसी तरह हम दूर कर पाए। ज्यादा बड़ा लक्ष्य नहीं था, क्योंकि जब हम 10th की थी तब हमने सोचा था कौन सा सब्जेक्ट लेना है। फिर जब 12th कर ली तब कौन सा कॉलेज मिल जाए ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। अब कॉलेज मिल चुका तो कोई जॉब मिल जाए ये हमारे लिए एक चुनौती वाली बात थी। लेकिन बड़ों का आशीर्वाद था और मेहनत थी कि जैसे ही मेरा कॉलेज खत्म हुआ और मैं सब इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन कर रहा था, उसी बीच कांस्टेबल की एग्जाम निकली मध्य प्रदेश पुलिस की और उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। अब और सिलेक्शन के बाद में मुझे रीवा पीटीएस मिला, वहाँ पर मैंने ट्रेनिंग की और जब 1 साल पूरा ट्रेनिंग किया तो बोलते हैं कि आपका प्रयास कभी भी विफल नहीं होते हैं। जब आप प्रयास करते हैं किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो उसके परिणाम भी आते हैं। और मैं वहाँ पर पुलिस ट्रेनिंग का टॉपर बना और ऑल ट्रेनिंग सेंटर टॉप किया मैंने। उस बीच कई सारी समस्या आई, मुझे स्टोन हुआ, पीलिया हुआ, लेकिन मेरा लक्ष्य था, शुरू से आदत है कि मैं अपने लक्ष्य की तरफ बहुत ही बिल्कुल इतनी लगन से लगता हूँ कि मैं सारी चीजें भूल जाता हूँ और आज मुझे काफी मान सम्मान मिल रहा है। यही वजह है कि हम जब अपने काम से प्यार करते हैं तो हमें सफलता अपार मिलती है। ये तो रही आपकी जर्नी की, किस तरह से आपने पुलिस विभाग ज्वाइन किया। आपको पुलिस विभाग में कितने साल हो रहे हैं और कितने वर्ष से आप इंदौर में कार्यरत हैं? मुझे मध्य प्रदेश पुलिस में 10.5 साल हो चुके हैं, जिसमें से मैंने 9 साल इंदौर ट्रैफिक को दिए हैं और इन 9 सालों में मैंने कई सारे अनुभव लिए हैं, बड़ों से लिए हैं और भी लोगों से सीखे हैं कि किस तरह हम सुगम यातायात प्रदान कर सकते हैं और यातायात में क्या-क्या कमियां हैं, किस तरह हम हादसों को रोक सकते हैं। कई सारे मैंने अनुभव लिए हैं और इसी तरह यातायात को सुधार करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए आगे भी मैं ऐसा प्रयास करता हूँ। आपने जैसे बताया मुझे कि आप पहले थाने में भी पदस्थ रहे हैं, उसके बाद आप ट्रैफिक में आए। दोनों में किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, दोनों की कार्यशैली कितनी अलग है और किस तरह की जो चुनौतियां हैं उनका सामना करना पड़ता है ट्रैफिक में और नॉर्मल पुलिसिंग में? देखिए, पुलिस का एक ही लक्ष्य होता है कि आम जो जनता है उनके जान माल की रक्षा करना, उनकी संपत्ति की रक्षा करना, उनके जीवन की रक्षा करना। ट्रैफिक पुलिस में यह हो जाता है कि जो ट्रैफिक रूल्स हैं ज्यादातर लोग उल्लंघन करते हैं। कई लोग उसे हल्के में लेते हैं, उल्लंघन कर जाते हैं। हालांकि उसके जो दुष्परिणाम हैं वो काफी गंभीर हैं।
तो यहाँ पर पुलिस को बहुत ही विनम्रता पूर्वक लोगों को सिखाना बताना पड़ता है कि भाई साहब ये नियम आपके लिए बने हैं और आपको इनका पालन करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जब अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसके लिए हम सिर्फ फाइन कर पाते हैं, सिर्फ फाइन ही कर पाते हैं। लेकिन जब कोई सजा नहीं है। हाँ, क्योंकि कोई बड़ी सजा नहीं है, शायद इसीलिए लोग उल्लंघन कर जाते हैं। लेकिन जब आप एक नियम का उल्लंघन करते हैं तो स्वयं के साथ दूसरों का जीवन भी संकट में डालते हैं। तो यहाँ समझने की बात है कि ट्रैफिक पुलिस का बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है कि आपको लोगों से प्यार से भी आपको पेश आना है, डील करना है लोगों से, और उसके बाद उन्हीं से उम्मीद करनी है कि आपको नियम का पालन करना चाहिए। जी। ट्रैफिक पुलिस की ये बात रही। कई बार ऐसा होता है लोग नियम तोड़ते हैं अक्सर, तो उसके बारे में आपकी क्या सोच है? कई बार लोग नियम तोड़ देते हैं या सामने चेकिंग लगी है देख के पलट जाते हैं, और ये सारी चीजें देखने को अक्सर जो है मिलती हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है कि किस तरह से आप इसको देखते हैं और क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, मेरा सबसे पहले तो यही कहना है कि आप चालान की चिंता ना करें, आप अपनी जिंदगी की चिंता करें, क्योंकि आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी नहीं है, आपके परिवार की है। जब आप एक नियम का उल्लंघन करते हैं तो स्वयं का जीवन तो खतरे में डालते हैं, साथ ही दूसरे का जीवन भी खतरे में डालते हैं। आप बचते किससे हैं? पुलिस से, ट्रैफिक पुलिस से। ट्रैफिक पुलिस सिर्फ शहरों में होती है, लेकिन जब आप अन्य जगह जाते हैं तब यदि कोई उल्लंघन करते हैं तो इसके भी दुष्परिणाम बहुत खतरनाक हो जाते हैं। अभी मैं आपको ऐसे कई सारे किस्से मैं बता सकता हूँ, जिसमें से ये है कि मैं पलाशी चौराहे पर मैं ड्यूटी करता हूँ। मैं ड्यूटी कर रहा हूँ। अब मेरी ड्यूटी करने के बाद में स्टॉप लाइन के पीछे ट्रैफिक खड़ा हुआ है। एक भाई साहब सिर्फ यही इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी गर्दन दूसरी तरफ हो और वो भागे। उनके पीछे शायद महिला मित्र भी थी, कहीं जाने की उन्हें जल्दी होगी, तो मेरी गर्दन मुड़ते ही वो भागे। अब वो ये भी देख रहे थे कि ये देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। हालांकि मैंने चश्मा लगाया था और मैं वो देख रहा था, लेकिन उनका ध्यान पूरी मेरी तरफ था। रेड सिग्नल तोड़ भी रहे हैं और मुझे ही देख रहे हैं कि मैं कुछ बोलूं, लेकिन मैंने इग्नोर किया क्योंकि मुझे दूसरों की भी परवाह है। लेकिन हुआ क्या कि आगे ही एक रॉन्ग साइड से और भी एक भाई साहब आ रहे थे और इनकी टक्कर हो गई। टक्कर हुई, गिरे, दूसरे लोग भी दौड़े। अब चूंकि भाई उन्होंने नियम तोड़ा था, मेरे लिए कोई दुश्मन तो थे नहीं, मैं भी दौड़ के गया। मैंने यही बोला कि भाई ऐसी जल्दबाजी क्या थी कि तुम्हारा ध्यान सिग्नल भी तोड़ना था और पुलिस वालों को भी देखना था। फिर हमने उन्हें उठाया, हालांकि उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन यह है कि उनका पैर तो हल्का सा मुरझा गया था, शायद सूजन स्वेलिंग आई होगी। तो ये एक ही गलती नहीं है, हर आदमी यही गलती करता है कि पुलिस को देखकर भागना। कई बार लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं। आपके नजरिए से हेलमेट जो है कितना जरूरी है और किस तरह से हेलमेट से हमारी सुरक्षा जो है हो सकती है? देखिए, भारत देश में हर साल 1.5 लाख लोगों की मौत होती है सड़क हादसे में। 5.5 लाख से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो 2 पहिया वाहन चालक का है। 2 पहिया वाहन पर सुरक्षा का एक ही साधन है और वो भी है सिर पर हेलमेट हमारा। यदि आपने यदि आपको हाथ में इंजरी हुई तो उसका इलाज है, पैर में इंजरी हुई उसका इलाज है, लेकिन जब हेड इंजरी होती है तो आपको अस्पताल तक जाने का जो समय भी नहीं मिल पाता है, और या तो आप कोमा में जाते हैं या फिर डेथ हो जाती है। इसलिए लोगों से यही निवेदन किया जाता है बार बार कि आपका सिर सलामत है तो सब सलामत है, इसलिए आप हेलमेट पहने। लेकिन लोगों के बहुत एक्सक्यूज होते हैं, ऐसे कितने ही मिथ होते हैं कि वो हेलमेट नहीं पहनने के कई सारे कारण बताते हैं। देखा जाता है, बहाने मारते हैं जी कि सर हेलमेट घर पे रह गया, सर मैं तो दूध लेने निकला था, अरे सर मैं तो ये। तो ऐसा कुछ किस्सा बताइए जो आपको ऐसे देखने को मिले हो अक्सर। देखिए, कई लोग हेलमेट पहनते भी हैं जी, लेकिन वो हेलमेट सिर में नहीं पहनते, या तो गाड़ी में हाथ में पहनते हैं, टांग लेंगे, या तो जो पीछे बैठे हैं उनको पिना देते हैं जी, या फिर वो जो गाड़ी होती है गाड़ी के पीछे बांध देते हैं। पर हेलमेट उनके पास होता है, लेकिन वो हेलमेट आपकी सुरक्षा तभी देगा वो जब सिर में होगा और प्रॉपर तरीके से होगा। लेकिन जब किसी को बोलो कि भाई साहब आपको हेलमेट पहनना चाहिए, तो बोलते हैं सर लेफ्ट और राइट देखने में दिक्कत आती है। अब लेफ्ट और राइट देखने में दिक्कत हेलमेट की वजह से नहीं आ रही है, क्योंकि आपकी गाड़ी में साइड ग्लास नहीं है। आप साइड ग्लास होगा तो लेफ्ट राइट आप आराम से देख पाओगे। अब होता क्या है कि आदमी बिना साइड ग्लास के चलता है गाड़ी, और जैसे ही उनको मुड़ना है वहां तुरंत मुड़ा, और पीछे से जो गाड़ी आती है वो उसको चपेट में ले लेती है।
तो क्या है कि जो हेलमेट है उससे लेफ्ट राइट देखने में दिक्कत नहीं आती। तो जो सेकंड चीज है कि सिर के बाल उड़ जाते हैं। मैं पिछले 10 साल से हेलमेट लगा रहा हूँ, बाल पूरे के पूरे, मेरे बाल बहुत घने हैं, है ना, पूरे के पूरे बाल है। और वो जबकि डॉक्टरों ने भी बोला है कि ये उस वजह से नहीं होता है। एक्चुअली क्या है कि हम जो तेल लगाते हैं वो हेलमेट के अंदर जो वो उसमें लग जाता है, तो आपको क्या है कि हल्का सा उसको उसकी सफाई भी करनी जरूरी हो जाती है। तो हेलमेट कितना भी लोग उसकी बुराई करें, लेकिन वो आपकी सुरक्षा के लिए बना है। इसके साथ साथ कई बार ऐसा देखा जाता है कि ट्रैफिक नियमों का जब लोग उल्लंघन करते हैं, खासकर युवा पीढ़ी, तो उनको कुछ एक अलग सी किक मिलती है, जैसे सलमान की मूवी किक मिलती है मुझे करने में। कई बार होता है युवा पीढ़ी जानबूझ कर सिग्नल तोड़ती है, कई बार फटाके वाली आवाज या फिर स्प्लेंडर, जैसे कि हमारे आपके सीनियर है शायद काजिम हुसैन सर, उन्होंने ब्लैक बर्ड नाम दिया था स्प्लेंडर को, जो कि छपरी लोग होते हैं अक्सर उसमें मॉडिफाई करवा लेते हैं। तो इस तरह से जब आप युवा पीढ़ी को देखते हुए करते हुए कि भाई ये हमारे देश का भविष्य है, तो आपकी क्या सोच रहती है कि इनको किस तरह से जो है सुधारा जाए? देखिए, जब युवा पीढ़ी का एक चंचलपन होता है, उनको सबसे ज्यादा दिखावे में बहुत मजा आता है, और आजकल ये चीज एक फैशन हो गई है। वो फन और फैशन के लिए जैसे साइलेंसर मॉडिफाई कराकर ब्लास्टिंग करना वो करते हैं, लेकिन वो यह नहीं जानते हैं कि इसके जो आसपास के वातावरण में क्या फर्क पड़ता है। भाई वो इस तरह लगता है जैसे कोई बुजुर्ग है, कहीं जा रहा है, ब्लास्टिंग करी, कोई हार्ट का पेशेंट है, कई बार जो बच्चे हैं, बच्चे डर जाते हैं, वाहन चालक जो है वाहन असंतुलित हो जाता है कि अरे अचानक क्या हुआ, पीछे मुड़ने में टक्कर होती है। तो ये लोगों को लगता है कि इससे उनकी छवि रॉयल बनती है, रॉयल नहीं बनती, इससे उनकी छवि रफ हो जाती है। उन्हें ये लगता है कि अरे लोग बहुत खुश हो रहे हैं, लोग देखेंगे। लोग देखते नहीं है, लोग उनके बारे में क्या क्या बोलते हैं ये यहाँ तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन वो उन्हें भी पता होगा। इसीलिए आप जब वाहन चलाते हैं तो सिर्फ आप वाहन नहीं चलाते, आप अपने संस्कारों को भी लेकर सड़क पर उतरते हैं। यदि आप जब किसी तरह की गलती करते हैं तो आपके संस्कार वहां पर सभी के सामने होते हैं। इसीलिए संस्कारवान बने और यातायात नियमों का पालन करें। आपने यातायात जागरूकता के लिए ट्रैफिक की पाठशाला स्टार्ट किया है, इसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताइए कि आप इंदौर के ट्रैफिक को और सुगम बनाने के लिए किस तरह से ये ट्रैफिक की पाठशाला के तहत काम कर रहे हैं? ट्रैफिक की पाठशाला एक यातायात जागरूकता का मेरा कैंपेन है। जिस तरह से ट्रैफिक को, किसी शहर के ट्रैफिक को जैसे मैनेज करना है आपको, तो 4 ई काम करते हैं। ई फॉर इंजीनियरिंग, ई फॉर एजुकेशन, ई फॉर इन्फोर्समेंट, ई फॉर इमरजेंसी। तो एजुकेशन के तहत ही ये ट्रैफिक की पाठशाला है। इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या फिर इंडोर आउटडोर जो प्रोग्राम स्कूल कॉलेजेस में हम लेते हैं, और लोगों को ट्रैफिक के जो छोटे छोटे नियम हैं उनके उल्लंघन करने से किस तरह बड़े बड़ी गंभीर जो परिणाम होते हैं उससे रूबरू कराते हैं। और ट्रैफिक की पाठशाला को सोशल मीडिया पर जो सकारात्मक उसके परिणाम आए हैं, और करीब 450 से 500 वीडियो हमने लोगों तक पहुंचाए हैं। छोटे छोटे नियम क्यों जरूरी है, हम किस तरह गलती करते हैं, इसके क्या दुष्परिणाम होते हैं, लोगों के सामने लेके जाते हैं। छोटे से बच्चे से लेकर एक बड़े तक के लिए इसमें कई सारे रूल्स होते हैं, और लोग जब सीखते हैं तो वो पालन करते हैं। मैंने आपको ड्यूटी में देखा है, सोशल मीडिया में आपके काफी पोस्ट वायरल रहते हैं। आप जब ड्यूटी में रहते हैं काफी एनर्जेटिक और सहनशील तरीके से अपना काम करते हैं, तो ये इतनी एनर्जी आती कहाँ से आपके अंदर, और किस तरह से आपको जो है मोटिवेशन मिलता है कि कब, कई बार देखा है अभी जैसे इंदौर में लगातार बारिश हो रही थी, तब आप बारिश में भीगते भीगते ड्यूटी कर रहे थे। कई बार हम देखते हैं कि कड़क धूप होती है काफी और आपकी ड्यूटी रहती है, और वो एक ही जगह पे खड़े रहना, वो एनर्जी जो है उसका राज बताइए हमें। देखिए, ऐसा है कि विषम परिस्थिति में काम करना एक जवान का कर्तव्य, और मैं ये नहीं बोलता कि मैं कुछ स्पेशल कर रहा हूं, मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी करता हूं। अब देखिए कि कई सारे लोग, मैं ड्यूटी कर रहा हूं, कई सारे लोग नियमों का उल्लंघन कर जाते हैं, लेकिन मैं किसके लिए खड़ा हूं? मैं उन्हीं लोगों के लिए खड़ा हूं। होता यह है कि हम रोज एक ही चौराहे पर जाते हैं, कई सारे वही लोग मिलते हैं, वही सिग्नल का टाइमिंग मिलता है, तो हमारा काम बहुत ज्यादा बोरिंग जैसा हो जाता है। तो काम को एंजॉय करना और सेल्फ सेटिस्फेक्शन, ये सबसे बड़ी एनर्जी का हमारा कारण होता है। तो ड्यूटी थोड़ा स्टाइलिश और एनर्जेटिक तरीके से करते हैं, तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा समय में हम चौराहों पर पूरी अच्छे से एक नजर डाल सकते हैं। अब उसमें क्या है, लोग भी इंजॉय करते हैं, उन्हें भी अच्छा लगता है कि यार
150 सेकंड का सिग्नल है, तो सिग्नल को ना देखते हुए इस जवान को मैं देखूं, तो उनके चेहरे पर जो स्माइल होती है, और उस स्माइल के लिए ही हम काम करते हैं, और वही स्माइल हमारे लिए एनर्जी का काम करती है। इसीलिए हम दिन रात चौराहों पर ड्यूटी करते हुए लगे रहते हैं। बारिश का जो समय होता है, और धूप होती है, गर्मी होती है, तो ये एक पार्ट ऑफ हमारी ड्यूटी का एक पार्ट है। आपकी ये जर्नी रही, कुछ ऐसे किस्से बताइए जिससे आपको मतलब लगा हो कि नहीं ये नहीं होना था, या कुछ ऐसे किस्से भी हमने आपके बारे में पढ़े हैं कि जो बच्चे गुम हो गए थे उनको भी आपने घर तक पहुंचाया था। उसके बाद एक किस्सा था मोबाइल चोरी, शायद कुछ लोग कर रहे थे तो आपने पकड़ा था उनको। तो इसके बारे में थोड़ी सा मुझे आप ऐसे कुछ किस्से बताइए जिससे लोगों को जो है प्रेरणा मिल सके। देखिए, जब हम ड्यूटी करते हैं चौराहे पर, तो कई सारी चीजें हमारी नजरों में आती है, और मेरा शुरू से यही है कि अगर कोई चीज नजर में आ रही है और कुछ हो रहा है, तो उसे नजरअंदाज ना किया जाए। यदि हम उसका थोड़ा संवेदनशील होते हैं, किसी के प्रति हम संवेदना दिखाते हैं, तो कई सारे हमें चीजें पता चलती है। ऐसा ही मैं 2 साल पहले एलआईजी चौराहे पे ड्यूटी कर रहा था। मेरी ड्यूटी खत्म हुई, और मैंने बाइक उठाई थी, और मैं घर की ओर मैं जाने ही वाला था कि एक बच्ची रोते जा रही है। तो मुझे लगा कि आसपास इसके पेरेंट्स होंगे, तो शायद उनके लिए रो रही होगी, तो मैंने गाड़ी बिल्कुल धीरे धीरे उनके पीछे कर ली। अब करीब आधा किलोमीटर हो चुका है, वो बच्ची ना लेफ्ट ले रही ना राइट ली, तो मैंने गाड़ी रोकी। मैंने, बेटा क्या हुआ? तो वो जैसे मुझे देख के और ज्यादा रो दी कि मुझे घर जाना है, और मेरा घर किधर है? तो वो बता रही कि इधर है। मतलब एक रास्ता उसने पकड़ लिया, और उधर उधर वो जा रही थी। फिर इतने में दूसरे लोग भी आके खड़े हो गए। फिर मैंने कंट्रोल को सूचना दी कि एक बच्ची है जो रो रही है, और ये भरकुआ वाले रास्ता पकड़ लिया इन्होंने। तब कंट्रोल ने बताया कि उसका फोटो भेजिए। जब मैंने फोटो भेजा, तब उन्होंने बोला कि देवास नगर के आसपास से एक बच्ची लापता है 5 बजे से, और ये घटना है 9 बजे की। मतलब 4 घंटे से बच्ची सड़क पर घूम रही है, रो रही है। तो उन्होंने बताया कि ये बच्ची है, और उनके जो पेरेंट्स हैं वो पूरा वहां पर खड़े हुए हैं और काफी परेशान हो रहे हैं शाम से ही। तो फिर मैं जब उस बिटिया को जब बिठा के लेके गया, और मेरे साथ में वहां पर, और जब उनके पेरेंट्स ने देखा, तो वो इतने खुश हुए। उनकी जो मामी थी, या उनकी माँ थी या मामी थी, मुझे इतना तो नहीं पता, लेकिन उनकी आंखों में इतने आंसू थे। और मुझे वो चीज देख के लगा कि यार, मेरे द्वारा दिया गया थोड़ा सा समय मतलब किसी का जीवन बदल सकता है। यदि मैं उसे इग्नोर करता, और पुलिस वाला होकर इग्नोर करता, तो ये तो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि रात का समय रहता है, कई सारी घटनाएं हो जाती है। सेम ऐसी एक घटना मैं बता रहा हूँ। मैं चौराहे पे ड्यूटी करने गया, तो मैंने एक महिला को देखा कि एक महिला सड़क के किनारे है, और उसके हाथ में से पोहे है, और कपड़े और बाल बड़े बड़े, और वो है, वो ट्रैफिक निकल रहा है, तो ट्रैफिक बिल्कुल उसको बचाते हुए निकल रहा है पेड़ के पास से। मैं उनके पास गया, मैंने पोहे वोहे दिए। फिर मैंने उनका नाम पूछा, तो वो दूसरी ही भाषा में बात कर रहे थे। तो फिर और भी डिटेल निकाली। फिर हमें पता चला कि ये जो महिला है झारखंड की रहने वाली है, और किसी वजह से वहां पे कुछ वो हुआ था, और वो ट्रेन में बैठ चुकी थी। वो नोटबंदी का समय था। वो ट्रेन में बैठी थी, और वो इंदौर आ गई, और इंदौर से रेलवे स्टेशन से वो फिर शहर में भटक रही थी। तो जब उनके घर से जब हमने संपर्क किया, तब पता चला कि वो लाखों की मालकिन है, और वो पिछले 6 से 7 महीनों से वो गुम थी। फिर उनके बेटे और इनको बताया, वो इंदौर आए, और काफी वो खुश हुए कि यार, मतलब, और सबसे ज्यादा खुशी तो हमें मिली, यार मैं अगर उस महिला को इग्नोर कर देता उनको, तो आज शायद वो इंदौर की सड़कों पर वो भटकती। तो मेरा सभी से यही निवेदन है कि आपके आसपास कोई अगर कुछ हो रहा हो, तो उसे नजरअंदाज ना करें, थोड़ा सा संवेदना दिखाएं, तो बहुत उससे किसी को नई जिंदगी मिल सकती है। कई बार ऐसा देखा जाता है, अक्सर लोग जो घायल होते हैं या सड़क हादसे में किसी वजह से दुर्घटना हो गई, जो घायल हैं लोग उनकी मदद करने से कतराते हैं कि यार हम पास गए तो हमारा नाम आ जाएगा, और ये सारी चीजें हो जाएंगी, कौन पुलिस के चक्कर में पड़े, पूछताछ होगी। तो इस तरह से लोगों के लिए क्या मैसेज है जो घायलों की मदद नहीं करना चाहते किसी वजह से? एक तो यह भी बात है कि कई लोगों में इस विषय में जागरूकता की कमी है। आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि घायलों की मदद के लिए लोग क्यों कतराते हैं। देखिए, लोगों को लगता है कि सबसे बड़ा सवाल आता है कि पुलिस खामखा परेशान करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कानून में भी ये नियम है कि यदि आप घायल की मदद करते हैं, तो आपको प्रोत्साहन राशि दी जाती है। चलो हम प्रोत्साहन राशि अलग भी हटा दें, लेकिन आप यदि उसकी मदद करते हैं
और उसका अगर जीवन, उसकी जिंदगी आप बचा लेते हैं, तो आप सोचिए कि उसके जो परिवार है, जो उसके आश्रित है, उसके माता पिता, बच्चे हैं, उनके ऊपर आप कितना बड़ा उपकार कर रहे हैं। उनका जिंदगी जो है एक एक काल के खंड में जाने से आप अब बचा पा रहे हैं। तो मेरा लोगों से यही निवेदन है कि आप अपना जो आपका भी समय कीमती है, लेकिन अगर कहीं दुर्घटना हो रही, कोई घायल है, तो आप हर संभव प्रयास करें, बजाय उसका वीडियो बनाने के। आप एम्बुलेंस को बुलाएं, नजदीकी अस्पताल तक आप लेके जाएं। कोई आपसे प्रश्न नहीं पूछने वाला है। जनरली आपसे यही पूछा जा सकता है कि आपको ये कहाँ दुर्घटना हुए थे, कहाँ मिले, घायल क्या है, और आपके ऊपर किसी तरह की दबाव नहीं बनाया जाता है। तो यदि हम घायल की मदद कर दें, तो हम कई जिंदगियां बचा सकते हैं। लोगों की जीवन इसीलिए दुर्घटना में चला जाता है कि उनको समय पर, जो गोल्डन आवर्स बोलते हैं, उसमें मेडिकल सहायता नहीं मिल पाती। कई बार ऐसा देखा जाता है कि सड़क हादसे बहुत होते हैं। इस पे किस तरह से हमें कमी लाई जा सकती है और किस तरह से इन सड़क हादसों को रोका जा सकता है, और इस पे किस तरह से हम सभी को काम करना चाहिए? जैसे कि आपके जो प्रश्न है, उस प्रश्न में ही इसका जवाब है कि हम सभी को। ये सड़क सुरक्षा जो शब्द है, ये सिर्फ मेरे या आपके अकेले के प्रयास करने से ही नहीं होगा। जब हम सभी संयुक्त रूप से प्रयास करेंगे, इंजीनियरिंग को लेकर, एजुकेशन को लेकर, एनफोर्समेंट को लेकर, तब हम दुर्घटनाओं में कमी ला सकते हैं और लाखों लोगों का जीवन हम बचा सकते हैं। लेकिन लोगों को लगता है कि अरे सिर्फ हेलमेट है या सीट बेल्ट है, जो भी चालानी राशि है, बहुत पैसा है, हम तो चालान भर देंगे। लेकिन आप चालान से इसे ना जोड़ें, आप इसे जिंदगी से जब जोड़ेंगे नियमों को, तब इसकी गंभीरता को आप समझ पाएंगे कि यार ये नियम कितने जरूरी है। जैसे कि हमारा सबसे ज्यादा जो दुर्घटनाओं में मौत होती है, वो ओवर स्पीडिंग की वजह से। तो और ओवर स्पीडिंग में भी जो सबसे ज्यादा जो शिकार होते हैं, वो युवा वर्ग होते हैं। और हमने इससे पहले भी बात करी कि युवा वर्ग बेवजह के फन और फैशन में लापरवाही करता है। लापरवाही पूर्वक वाहन चलाना और सड़कों पर जल्दबाजी, इसमें जान की बाजी लग जाती है। इसलिए मैं युवाओं को यही बोलना चाहूंगा कि जो है, युवाओं में जो जोश हो, वो देशभक्ति का हो, सड़कों पर तेज गति का ना हो, क्योंकि देशभक्ति से मिलती है वीर गति, और तेज गति हमें ले जाती है दुर्गति की ओर। तो आपका जीवन बहुत अमूल्य है, और जो रक्त का दान है, वो सड़कों पर ना हो जी, आप ब्लड बैंक में करें। इस तरह सड़कों पर आपका रक्त का दान ना हो। यदि आप नियमों का पालन करेंगे और दूसरों की भी जान की यदि परवाह करेंगे, तो आप अपने परिवार, समाज और देश के कई तरह से काम में आ सकते हैं। अक्सर सोशल मीडिया पर देखा जाता है, युवा ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए रील्स बनाते हैं। कई बार हम लोग भी जब रील्स देखते हैं, तो कई बार युवा फैशन के चक्कर में बाइक लहराते हुए या स्टंट करते हुए पब्लिक रोड पे, खाली रोड पर नहीं, पब्लिक रोड्स पर भी इस तरह के लोग जैसे ये है रील्स बनाने के चक्कर में करते हैं और ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं। तो इन लोगों के लिए आपका क्या कहना है? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि लोग बेवजह रील के चक्कर में स्टंट करते हैं। चलिए, यदि रील के चक्कर में स्टंट आपने किया है और आप गिरे, तो आपको ज्यादा लाइक मिलेंगे, आपको व्यू मिलेंगे, और कमेंट में शायद गालियां भी मिल सकती है, लेकिन आपका एंगेजमेंट अच्छा हो जाएगा। लेकिन आपकी यदि उस दुर्घटना में चोट लग गई या मृत्यु यदि हुई, और वो वाला वीडियो यदि कोई डालेगा, तो आप जिस सोशल मीडिया के लिए कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया उसे एक्सेप्ट नहीं करता वीडियो। मैं बताऊंगा, मेरा जो यूट्यूब है, सिर्फ अवेयरनेस के लिए मैं चलाता हूं, उस पर मैंने सिर्फ एक दुर्घटना का एक वीडियो चला गया था, और उन्होंने उस पर स्ट्राइक दे दी थी, ये कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है। मतलब आप जिस सोशल मीडिया के लिए आप जितना शो ऑफ कर रहे हैं, जब आपका ऑफ होता है, तब वो सोशल मीडिया आपको जगह नहीं देता है। तो हमें यह समझना होगा कि ये दिखावे वाली जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। आप होड़ ना करें, स्टंटबाजी आप ना करें, आप अपने परिवार की चिंता करें। क्योंकि आप जब अच्छे काम करते हैं, चाहे आपको ज्यादा व्यू ना मिले, आपके फॉलोवर ना हो, लेकिन जब आप अच्छा काम करते हैं, तो आपको संतुष्टि मिलती है, और वो जो संतुष्टि होती है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बजाय लाइक, फॉलो और उसके। कई बार ऐसा आपके बारे में मैंने काफी सारे आर्टिकल्स पढ़े, मेरे दर्शकों ने भी पढ़े होंगे क्योंकि आप इतने फेमस हैं। कोई ऐसा किस्सा बताइए जो दिल छू ले। देखिए, ऐसा है कि हमारे लिए, अगर छोटी सी बात करूं, दिल छूने वाली वो हो जाती है कि जब मैं अगर ट्रैफिक चला रहा हूं,
और मुझे हाथ नहीं दिखाना पड़े और लोग सिग्नल देखकर ही रुक जाए, तो वो आदमी दिल छू लेता है। तो मैं उसे सैल्यूट करता हूँ और थंब दिखाता हूँ कि आपने मेरी एनर्जी बचा ली। और इसी तरह यदि मैं तो ये चाहता हूँ कि लोग सिग्नल देखकर नियमों का पालन करने लग जाए, ताकि हमें बीच में ही खड़ा ना होना पड़े और पालन हो। और इससे भी अगर मैं बड़ी बात बताता हूँ, कई सारे इंसिडेंट्स हम सड़क पर देखते हैं, और जब वो गलती दूसरा करता है तब हम थोड़े से एग्रेसिव हो जाते हैं। कई लोगों ने ड्यूटी के दौरान मुझे एग्रेसिव भी देखा होगा। मैं थोड़ा सा डांट देता हूँ कि यार भाई ये क्या कर रहे हो तुम, तो उन्हें लगता है यार ये क्यों वो चिल्ला रहे हैं। वो हम चिल्ला नहीं रहे, वो हम आपकी फिक्र कर रहे हैं, क्योंकि आप जो गलती कर रहे हैं वैसी गलती एक ने और की थी और उस वजह से वो दुर्घटना का शिकार हुआ था। जब वही गलती दूसरा करता है तो हमें लगता है यार क्या हो गया है लोगों को कि यार अब क्यों जा रहे हैं। आदमी को जब रेड लाइट में हम तोड़ते पकड़ते हैं तो उसको रोकते हैं कि भाई साहब क्यों तोड़ रहे हो, तो उसका सवाल होता है अरे सर किसी को चोट थोड़ी लगी। मतलब चोट लग जाए उसके बाद हम बात करें तो अच्छी बात होगी। तो क्या है कि हमें आप अब जब सड़कों पे भी चले तो काम इस तरह करें कि हमारा भी दिल छुए और हम भी ऐसा काम करें कि आप लोगों के दिल तक उतरे, तो अच्छी बात है। अभी मैं आपको कुछ इंसिडेंट्स बताता हूँ। दो बसों की टक्कर हुई थी। अब उस टक्कर में मैं ड्यूटी के लिए जा रहा था और टक्कर हुई, मुझे आवाज सुनाई, मैंने गाड़ी तुरंत रोकी, लोगों ने भी रोकी, हम दौड़ पड़े, हमने सवारियों को उतारा फटाफट, तो सवारी उतर गई, लेकिन मेरा ध्यान ड्राइवर की तरफ गया कि जो ड्राइवर जो भाई साहब थे वो स्टीयरिंग में उनका पैर फंसा हुआ था और वो बेहोशी की हालत में बिल्कुल लेटे हुए थे। तो कांच खोला हमने, उनका पूरा गेट खोला और उनको तुरंत में लेके एमवाई के वहां गया और मैंने बताया क्या क्या इंसिडेंस हुआ, उनका इलाज हुआ, उनके साथी लोगों को बताया और वो सब उनका स्टाफ पहुंचा। लेकिन मैं जब चौराहे पे ड्यूटी कर रहा था, करीब 1.5 महीने बाद में एक वैन आई और वैन रुकी। अमूमन मैं जब ड्यूटी करता हूँ तो कोई मेरे पास नहीं आता, मुझे डिस्टर्ब करना नहीं चाहते, चाहे मेरा दोस्त भी हो तो वो नहीं आते। अब वो आए कि भाई साहब वो एक भैया है, वो शायद एक्सीडेंट के दौरान आपने मदद करी थी, वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। तो मुझे लगा कि ऐसे किस्से हमारे साथ कई सारे होते हैं। जब मैं गया तो जब उस भाई को जब मैंने देखा कि उसका जो पैर है पूरा फ्रैक्चर है और वेन में इस तरह से पैर ऐसा लंबा था, और वो देखा सर आपने मुझे पहचाना, तो मुझे ध्यान ही आया कि सर जो आई बस की एक टक्कर हुई थी और उसमें आपने मुझे अस्पताल लेके गए थे, मेरा पूरा पैर फ्रैक्चर और ये था और आपने मेरी मदद करी थी, मेरा परिवार भी आपसे मिलना चाहता है, लेकिन आपकी ड्यूटियां उस समय पता नहीं थी, आपकी ड्यूटी शायद बदलती रहती है, ये है। आज आपको देखा हो तो बहुत अच्छा लगा, आप मेरे साथ चाय पियेंगे? मैंने बोला कि बिल्कुल यार, मुझे ये लगा कि यार मेरा सिर्फ एक पीछे देखना और उसकी मदद करना, मतलब उसका पूरा जीवन बदल सकता है। और अच्छी बात है कि फ्रैक्चर के बाद भी आज वो व्यक्ति अच्छा हो चुका है और उसी डिपार्टमेंट में, हालांकि गाड़ी वो नहीं चला पा रहा है लेकिन दूसरा काम वो कर रहे हैं, तो मुझे खुशी मिलती है कि यार देखो हम किसी के काम में आ रहे हैं। और ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स हैं। कोरोना काल सबके लिए बहुत भारी रहा, कुछ ट्रैफिक से जुड़े किस्से, क्योंकि लोग निकल नहीं पा रहे थे और कुछ लोग इमरजेंसी में दवाई लेने बाहर निकल रहे थे या फिर कुछ राशन की कमी हो गई, उस चक्कर में बाहर लोगों को जाना पड़ रहा था। उस समय का कोई ऐसा किस्सा बताइए, क्योंकि मैंने एक चीज ये भी देखी, उस समय पुलिस की काफी बुराई भी हुई और काफी तारीफ भी हुई। बुराई इसलिए क्योंकि जब लोग बेवजह, जैसे युवा वर्ग की बात करूं तो कई लोग बेवजह सड़कों पर निकलते थे तो पुलिस उन्हें लठ भी बजाती थी, इस चक्कर में कि पुलिस दयनीय हो गई है, लोगों को मार रही है और किस तरह से पुलिस ये काम कर रही है। और कुछ पुलिस वाले ऐसे थे जो लगातार वर्क कर रहे थे, जैसे मैंने आपके भी कई बार देखे, बच्चों को खाना देना और ऐसी चीजें, आप जो है दवाइयां मुहैया करा रहे थे, उस चीज में मैंने देखा। तो आपने किस तरह से वर्क किया कोरोना काल में, और कोई ऐसा किस्सा जो लगा हो कि नहीं यार ये तो बहुत अच्छी चीज हो गई मेरे साथ? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने मेरी फेसबुक प्रोफाइल देख ली है। जी, मैं पहले से ही काफी चीजें आपके बारे में रिसर्च करके बैठा था और मैं चाहता था कि कुछ ऐसे किस्से भी आप हमारी जो ऑडियंस है उससे साझा करें जो उन्हें ना पता हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग ज्यादा तक पहुंच नहीं पाते, तो आप उनसे रूबरू होकर इस बारे में बताएं कि कोरोना काल में किस तरह। मैं आपको यदि कोरोना काल की बात करें तो हर एक व्यक्ति योद्धा था, सिर्फ हम नहीं। हमें कर्मवीर बोलते हैं, कई सारे पुरस्कार मिले हैं, लेकिन मेरी नजर में उस समय जिसने भी सरवाइव किया है वो हर एक व्यक्ति योद्धा था। हम जब सड़क पे थे तो हमने कई लोगों को पीड़ित होते हुए देखा
और हमारी भी भावनाएं होती थी यार, लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और हम भी उनकी मदद करना चाहते थे, लेकिन एक हम भी मदद एक सीमित सीमित तरीके से हम कर पाते थे, क्योंकि जिम्मेदारियां भी थी। तो मैं आपको एक इंसिडेंस उस समय का बताता हूँ। और उस समय एक मैंने कविता भी लिखी थी, जी। तो उसमें मैंने लिखा था कि हाँ, हाँ मैं चिंतित हूँ, जी। लेकिन मैं भयभीत बिल्कुल नहीं। हाँ, मैं चिंतित हूँ, लेकिन भयभीत बिल्कुल नहीं। मैं लोगों के लिए बहुत चिंतित हूँ, लेकिन मैं इतना डरा हुआ भी नहीं हूँ कि लोगों की मैं मदद ना कर पाऊँ। तो ऐसा ही एक इंसिडेंस है कि मैं मेरी ड्यूटी ऑफ होने ही वाली थी, तो एक जो रिक्शा चालक थे, वो बहुत देर से इंतजार कर रहे थे सड़क के किनारे। तो मैंने बोला, क्या हो गया भाई साहब, घर घर क्यों नहीं जा रहे हो, अब कौन सी सवारी बिठाना है? तो बोला कि सर, मेरा बैटरी वाला रिक्शा है, अभी शायद बैटरी डिस्चार्ज हो गई या कुछ खराबी आ गई, तो ये चल नहीं रहा है। तो मैंने कहा चलो देखो, कोई ऑटो वाला भाई ये आया तो उससे धक्का लगा के जाओ, क्योंकि लॉकडाउन का समय है भाई। तो थोड़ी देर वो मैं देखता रहा, फिर मेरी ड्यूटी ऑफ हुई, फिर जाके मैंने बोला भाई क्या हुआ? अभी तक तो वो धक्का देने का प्रयास करके थोड़ी दूर तक ही गए होंगे। तो बोला कि सर, वो मैंने ऑटो वाले को उनसे बात करी थी, लेकिन मुझे हवा बंगला के वहां तक जाना है, 500 रुपए चार्जेस ले रहे हैं, और अभी तो मेरे पास उतना भी नहीं है, और काफी डिस्टेंस थी। मैंने सोचा कि अरे यार, ये तो बहुत परेशानी वाला है, परेशानी वाली सिचुएशन है। तो मैंने बोला कि मुझे भी तो घर ही जाना है, क्योंकि मेरा भी परिवार गांव में था, मुझे था। मैंने कहा यार चलो, मैं इनकी मदद कर देता हूँ। मैंने कहा चलो, मैं लात लगा देता हूँ और आपका रिक्शा पहुंचाता हूँ। सर, मेरा घर 11-12 किलोमीटर हवा बंगला है, आप परेशान मत हो, मैंने बच्चों को कॉल कर दिया है कि मैं आज लेट आ पाऊंगा और ये दिक्कत है। तो उस दौरान मेरी भी बात हुई कि ये इनको परेशानी आ रही है, हम कोशिश कर रहे हैं कि ये घर पे पहुंच जाए। तो क्या हुआ कि मैंने लात लगाई, लेकिन 1-1.5 किलोमीटर के बाद में फिर मेरा पैर भी है ना, ऐसा लगने लगा कि यार दर्द हो रहा है। फिर मैंने दूसरी तरफ से मैंने करा, थोड़ी दूर लेके गया, फिर मैंने देखा कोई रस्सी मिल जाए, तो रस्सी नहीं मिली, तो शायद नेट वाली केबल आती है, मैंने वो केबल बांधी, और फिर शास्त्री ब्रिज, 2-3 ब्रिज वो आते हैं, जैसे ब्रिज चढ़ के, और हम उनको वहां लेके गया और उनके घर तक पहुंचाया। तो उन्होंने बोला कि सर, पानी पी लीजिए। मैंने कहा भाई साहब, अब आप आए हो, परेशान हो, अब घर जाइए। लेकिन उनकी जो बच्चियां थी, वो आई कि उन्होंने बोला कि अंकल, आप चलो घर पे चलो। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं वहां गया, पानी वानी पिया। तो मैं फिर उन्होंने, अंकल ने बताया कि सर, मेरी 3 बेटियां हैं और मैं इनको पढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे यहाँ से करीब विजयनगर तक रिक्शा चला के वो पूरा जीवन यापन करना। उनका किराए का एक छोटा सा कमरा था, जिसमें एक किचन था। उनकी वाइफ भी शायद उस समय बीमार हो गई या कुछ, तो उन्होंने कि वो पानी पिलाया, उनकी खाना खा लो। मैंने कहा नहीं, अब खाना तो क्या है, क्योंकि हम भी खाना बाहर के ही खाते थे, जो पैकेट संस्था से लाते थे, तो उसी से अच्छा एक जीवन यापन चल रहा था अपना। तो उन्होंने फिर एक गिलास में उन्होंने वो आमरस बनाया, तो वो लेके आए, वो पिया हमने, फिर बच्चों से भी बातचीत करी। तो उन बच्चों के मन में बहुत, जो इतनी स्ट्रॉन्ग बच्चियां थी, उनको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार देखो, एक पिता संघर्ष करने के बाद बच्चियों को पढ़ा रहा है, और उसका पूरा जीवन उनके लिए समर्पित किया है। तब मुझे, जब मैं बाहर आया, तो मुझे फील हुआ कि आज मैंने बहुत कुछ अच्छा किया है। और जीवन के ऐसे ही पल होते हैं जो आपको नौकरी करने के लिए एक लक्ष्य प्रदान करते हैं। मेरा कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, मेरा लक्ष्य छोटे होता है कि आज मैं कहीं जा रहा हूं तो कुछ अच्छा करूं, ताकि मेरी वजह से दूसरों का भला हो सके। और यही संतुष्टि काम करने की ताकत देती है। और इसलिए कोई दीवाना कहता है तो कोई पागल समझता है। और ये बहुत फेमस लाइन है डॉक्टर कुमार विश्वास की, और सभी की फेवरेट भी रही है। कई बार आजकल जो ट्रेंड है सोशल मीडिया का, स्नैपचैट एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। कई युवा जो हैं उस पे शराब पीते हुए, गाड़ी चलाते हुए कई बार वीडियोस बना के डालते हैं, और कई बार ऐसे हादसे भी देखने को मिलते हैं जो ड्रिंक एंड ड्राइव की वजह से हुए हों। जैसे अभी मध्य प्रदेश सरकार ने जो अहाते हैं वो तो बंद कर दिए हैं, लेकिन इस चक्कर में क्या होता है, कई बार लोग कार में बैठ के पीना और ड्राइव करते करते पीने लगे हैं। उस चक्कर में काफी हादसे इंदौर में भी देखने को मिले और बाकी शहरों में भी देखने को मिले हैं। तो इसके लिए युवाओं के लिए क्या मैसेज है आपका कि भाई ड्रिंक एंड ड्राइव किस तरह से खतरनाक हो सकती है,
और इस पे किस तरह से युवाओं को कम ध्यान देना चाहिए और किस तरह से रोक पुलिस को इसमें लगानी चाहिए? देखिए, जब शराब पीकर व्यक्ति वाहन चलाता है, जी, पहली बात तो है शराब पीना नहीं चाहिए। जी, और यदि व्यक्ति शराब पीकर वाहन चलाता है, जी, तब उसका ध्यान जो होता है कंट्रोल, उस पे कंट्रोल शराब का होता है। वाहन पर उसका कंट्रोल नहीं होता है। वाहन का उस पर कंट्रोल होता है। जी, और वही कंट्रोलिंग में वो चाहे एंजॉय करे, उनको जो करना है वो करे, लेकिन वाहन अनबैलेंस होते हैं, बहुत दुखद दुर्घटनाएं होती है। जी, कई अखबारों में पढ़ने या सुनने को आपको मिलता होगा कि परिवार का इकलौता था, जी, अच्छा लड़का था, दोस्तों के साथ पार्टी मनाने गए थे, जन्मदिन पार्टी मनाने गए थे, शहर से बाहर गए थे, जी, आए तो दुर्घटना हो गई, किसी चलते हुए डंपर में टकरा गए, गाड़ियों में टकरा गए। कई सारे परिवार अपने जो युवा हैं, जो उनका बुढ़ापे का जो सहारा है, वो उनको खो देते हैं। और कई बार वो इस तरह से उनका वो गंभीर चोट का हो जाता है कि वो बिस्तर पे वो पड़े हुए हैं, और उनका जो परिवार है, वो परिवार को उनका सहारा बनना पड़ता है। तो हमें जब भी आप वाहन चलाएं या कुछ भी करें, तो हमें सबसे पहले अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए कि यदि मैं नहीं रहूंगा तो मेरा परिवार का क्या होगा। क्योंकि आपका परिवार किसके लिए सब कुछ करता है। यदि आपको बाइक दिलाई है परिवार ने, तो वो आपकी सुविधा के लिए, कार दिलाई है तो आपकी सुविधा के लिए कि यार बच्चे को कहीं आना जाना हो तो मैं तुम्हें कार दिला दूं। आपके माता पिता आपके पूरे शौक पूरे करते हैं, और आप शौक शौक में आप उनको उनको दुनिया से विदा हो जाते हैं, और उनको शौक दे देते हैं। तो हमें हमारे परिवार के बारे में सोचना चाहिए। और जितनी आधुनिकता आ रही है, और हमें लग रहा है कि यही चीज लाइफ है, सोशल मीडिया, रील, लोगों को दिखाना, और इस तरह से जाम, और ये सारी चीजें जो शौक है बहुत ये खतरनाक है। इसलिए हमें जो ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए, और नियम आप ही की सुरक्षा के लिए है। और यदि आप नियमों का पालन करेंगे तो स्वयं भी सुरक्षित रहेंगे और दूसरों को भी सुरक्षित रखेंगे। एक सवाल सबके मन में आता है, जब त्योहार आते हैं, उस समय जब ट्रैफिक बढ़ जाता है और इंदौर में ऑलरेडी इतनी सारे वाहन हैं रजिस्टर्ड और काफ़ी लोग जो हैं वाहन से ट्रैवल करते हैं, तो उस समय आप लोग जब कड़ी मेहनत से ड्यूटी दे रहे होते हैं और उस समय भी कई लोग जब नियमों का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि फेस्टिवल के समय में काफ़ी भीड़-भाड़ रहता है, रोडों पर भी अतिक्रमण हो जाता है, बाज़ार लग जाती हैं, तो उस बार कई बार हादसे भी हो जाते हैं ऐसे छोटे-छोटे, और जब लोग नियम भी तोड़ते हैं, तो किस तरह से आप उन्हें देखते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि जब एक जवान, एक पुलिस वाला किसी जाम को खुलवा सकता है, तो एक गलत वाहन चालक जाम लगा सकता है। यदि एक गलती करने वाले का अगर मूड हो कि मुझे जल्दबाजी करना है, और कोई कार निकल रही है या एम्बुलेंस निकल रहा हो, आपने देखा होगा लोग सोचते कि मैं एम्बुलेंस के आगे आगे भाग जाऊं तो मुझे रास्ता क्लियर मिल जाएगा। लेकिन कई जिम्मेदार लोग होते हैं, एम्बुलेंस की सायरन सुनकर गाड़ी साइड में कर लेते हैं, और वो अपने आप में प्राउड फील करते हैं कि मैं किसी का जीवन बचा पा रहा हूं। तो जाम अधिक ट्रैफिक वॉल्यूम है उस वजह से तो लगता है, लेकिन कई बार जाम का कारण स्वयं व्यक्ति हो जाता है। जी, वो तो वहां से निकल के चला जाएगा, अपने पीछे छोड़ जाता है पूरा जाम, जी, और फिर बाद में फिर पुलिस को, लोगों को, और कई लोगों को परेशान होना पड़ता है। यदि सभी नियमों का पालन जिम्मेदारी से करें, और सड़कों पर सबसे पहले हमें ये याद रखना चाहिए कि पहले आप एक ऐसा शब्द है कि यह आपको रोड रेस से भी बचाता है। क्या होता है कि आप अब जा रहे हैं, कोई किसी भाई साहब को जल्दी है, भाई साहब आप निकल जाओगे, वो निकल जाएंगे। लेकिन जब सर्कल है, और या जहां पर ट्रैफिक सिग्नल नहीं लगे हुए हैं, ऐसे तिराहे और सर्कल से जब लोग गुजरते हैं, तो लोग लगता है दूसरों की परवाह ना करके वो खुद निकले। उसमें क्या होता है, वाहनों में टक्कर हो जाती है, और वो टक्कर हुई कि जो है उनका गुस्सा सातवें आसमान पे, गाड़ी से निकलना, रोड रेजेस के केसेस गाली, काफी देखे जाते हैं। एक दूसरे को गाली देना, हिंसक झड़प करना, छोटा सा स्क्रैच लगा है उसके चक्कर में पूरा 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 ट्रैफिक को भी खराब करना। तो क्या है कि जो वाहन की जो खरोच है वो तो ठीक की जा सकती है, लेकिन अगर वो खरोच किसी के दिल पे लग जाए तो उसके परिणाम बहुत दुष्परिणाम होते हैं। कई सारे ऐसे केस हुए हैं
कि बस छोटी सी गलती में बहस हुई तो वो आपसी विवाद हुआ तो किसी डंपर के नीचे वो आया और उसने जान गंवा दी। आपने नहीं सोचा था, कोई व्यक्ति घर से यह सोच के नहीं निकलता है कि आज मैं 1-2 एक्सीडेंट करूंगा, कोई भी नहीं सोचता है। ये अनजाने में होता है और जानबूझ करके भी होता है। आपको पता है कि मेरा ऐसा करने से हादसा संभावित है, लेकिन आप सिर्फ खुद को आजमाते हो कि रेड लाइट है, ग्रीन से 2 कार जा रही है तो मैं उनके बीच से निकल जाऊंगा। एक उदाहरण बताता हूं मैं। इंडस्ट्री हाउस चौराहे पे मेरी 2-3 दिन ऐसी ड्यूटी लगी थी। मैं खड़ा हुआ था तो एक लड़का, उनके पीछे लड़की बैठी थी, कहीं जल्दबाजी थी तो मेरे पीछे से उन्होंने गाड़ी भगाई। तो एक बस और कार के बीच से उन्होंने गैप देखा कि अब मैं निकल जाऊंगा। वो निकलने का उसने प्रयास करा और वो बस के बिल्कुल अगले टायर में बिल्कुल आने ही वाला था कि मैं वहीं पर था। मैंने दौड़कर गाड़ी को पीछे खींचा और वो पीछे से वो गिरे। लेकिन मैंने जब उठाया भी उन्हें और उसका वीडियो फुटेज आया और लोगों ने देखा कि यार ये क्या कर रहा है, पुलिस वाला खड़ा है फिर भी ये गलती कर रहा है। तो लेकिन उन युवाओं के जो चेहरे पर थोड़ा सा भी ऐसा भय नहीं था कि हम मरने वाले थे या इन पुलिस वालों ने मुझे बचाया है। मैंने बोला क्यों, ऐसी क्या जल्दबाजी थी, कहाँ जाना था? ये बोला कि इंटरव्यू है, पीछे जो उनकी मित्र बैठी है उसका इंटरव्यू है। अरे इंटरव्यू में तो आप यहीं फेल हो गए, जीवन के इंटरव्यू में तो आप फेल होने ही वाले थे भाई। उस जल्दबाजी के चक्कर में अब बचाया, लोग समझा रहे हैं फिर उन्हें समझ में नहीं आ रहा। तो ये जो ईगो की समस्या है, सड़कों पर अपना ईगो साइड में रखें और जब आप दूसरों का सम्मान की भावना रखेंगे तो लोग भी आपको सम्मान देंगे। लेकिन आप जब ईगो लेके चलते हैं कि मेरा चालान नहीं बन सकता, मुझे ये बचा लेंगे, मुझे वो बचा लेंगे, लेकिन याद करिए कि जब दुर्घटना होती है तो वो ना ही तो पद देखती है, ना ही आपकी प्रतिष्ठा देखती है, सिर्फ दुर्घटना हो जाती है और उस समय आपको बचाता वही ट्रैफिक पुलिस वाला है या फिर वही आम आदमी है जिसकी आप परवाह नहीं करते। तो हम जब सड़क पर चलें तो आपको यह सोचना है कि मेरे घर वाले मेरे पास नहीं आएंगे, यही जो लोग हैं जो मेरी सुरक्षा करेंगे, इसलिए उनकी सुरक्षा का दायित्व भी आपका होता है। तो हर एक व्यक्ति सोशल कोप है। आप सड़क पर चल रहे हैं, आप नियम का पालन कर रहे हैं तो आप एक सोशल कोप है। मेरा यही मानना, मैं सोशल मीडिया पे यही बोलता हूं, आप सोशल कोप बने। आप हेलमेट में अगर कहीं जा रहे हैं, वीडियो बना के आप डालेंगे तो आप खुद तो नियम पालन कर रहे हैं और अन्य को प्रेरित कर रहे हैं, आपके साथ वालों को, और यही प्रेरणा हमें यातायात में भी बहुत बेहतर बनाएगी। नहीं तो मैं कितना ही लेक्चर दे दूं, अगर किसी को नहीं सुनना है तो नहीं सुनेगा, लेकिन वो अपने दोस्त और यार की ज्यादा सुनता है। क्योंकि जो दोस्त बोलते हैं शुभचिंतक, यदि दोस्त आपका शुभचिंतक हो, दोस्त तो सभी होते हैं लेकिन शुभचिंतक बहुत कम होते हैं। यदि वो दोस्त आपका शुभचिंतक है तो वो सही मार्ग पर लेके जाएगा, नहीं तो वो जाम छलकाएगा और कहीं दुर्घटना में आपको छोड़ जाएगा। ये अक्सर देखा भी जाता है। कई बार ऐसा हम सबके साथ होता है, पुलिस वालों को बहुत गालियां पड़ती हैं। उसका एक रीजन है कि कुछ बेईमान लोग होते हैं, उसके चक्कर में सभी पुलिस को ऐसा देखा जाता है कि यार ये तो चालान काटने के लिए खड़ा है, जाएगा तो 100 छिना लेगा, 200 छिना लेगा, देख के पलट जाते हैं। और कई बार मतलब कट मार के होता है, अक्सर मैंने कई बार अपनी आंखों के सामने भी देखा है, जैसे सामने ट्रैफिक पुलिस लगी तो उनके बगल से बाइक निकल के लहराते हुए निकल जाते हैं और फिर पीछे मुड़ के कुछ अपशब्द भी कहने का, कई बार युवा खासकर जो छपरी टाइप के युवा होते हैं अक्सर वो प्रयास करते हैं। तो पुलिस क्या सोचती है कि यार, क्योंकि इतनी गाली खाना भी पड़ता है, क्योंकि कुछ लोगों की सोच इस तरह से होती है कि यार सभी पुलिस वाले क्या है, करप्ट हैं। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं इसका आपको एक फेस ये दिखाना चाहता हूं। जैसे शुरू में बोला कि चालान की नहीं, आप जिंदगी की चिंता करें। लोगों की एक मानसिकता होती है कि पुलिस वाला कहीं चौराहे पर खड़ा है और हाथ में उसका रसीद कट्टे हैं, अरे यार पुलिस परेशान कर रही है। ट्रैफिक पुलिस क्या है? इन्फोर्समेंट एजेंसी। इन्फोर्समेंट जो नियमों का पालन कराना और जो उल्लंघन करता है उसके खिलाफ कार्रवाई करना। कार्रवाई जो होगी वो मोटर व्हीकल एक्ट के अधीन होती है। लेकिन जिन्हें उल्लंघन करना है या जिन्हें चालान से बचना है वो पुलिस के सामने प्रस्ताव भी रखते हैं, खुद की गलती से बचने का प्रयास करते हैं और उसमें भी लांछन लगाते हैं। कोई मोबाइल पकड़ाता है, कोई क्या पकड़ा रहा है। आपको एक स्टोरी बहुत चलन में है, मैं बताता हूँ। पुलिस चेकिंग लगी थी, 2 दंपत्ति, उनकी एज 50-55 होगी, वो कहीं जा रहे होंगे, वो जा रहे हैं रोंग साइड, पुलिस सामने खड़ी है तो वो वाइफ बोलती है अपने हस्बैंड को,
ये क्या, ये ट्रैफिक पुलिस वाले ये परेशान करने के लिए रोज रोज खड़े हो जाते हैं, घर से बाहर ही निकले और हमको इनकी शक्ल देखनी पड़ रही है, और क्या हो गया, रॉन्ग साइड इतनी दूर तो जाना है। तो ऐसे करके वो कहीं चले गए होंगे। लेकिन 1-2 दिन बाद या कुछ उनको एक खबर आई कि आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो चुका है। तो वो जल्दी जल्दी दौड़कर अस्पताल पहुंचे। तो फिर पुलिस वालों ने बताया कि एक गाड़ी आई थी जो रॉन्ग साइड आई थी और आपका बच्चा सही चल रहा था, लेकिन उस गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। तो उसकी माँ और वो पुलिस में चिल्लाते बोली कि आप क्या करते हैं, लोग रॉन्ग साइड आते हैं, आप रॉन्ग साइड वालों पे कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं, आप रॉन्ग साइड वालों के चालान क्यों नहीं बनाते हैं, आप चाहे लोगों को थोड़ी दूर जाना पड़े या ज्यादा दूर जाना पड़े, आप उन पे कार्रवाई कीजिए, आप रॉन्ग साइड नहीं जाना चाहिए। तो जब अपने वालों के साथ कुछ होता है तब हमें नियम याद आते हैं, हमें अधिकार याद आते हैं, लेकिन जब कर्तव्यों की बात होती है तो हम पीछे हट जाते हैं। तो हमें कर्तव्यों को आगे रखना पड़ेगा कि हमारा क्या कर्तव्य है, क्योंकि जो गलती हम कर रहे हैं हो सकता कोई दूसरा करे और उस बार दुर्घटना में आपका अपना कोई। कई बार ऐसा देखा जाता है, वीआईपी ड्यूटीज, ट्रैफिक रोका जाता है। एक बहुत सवाल थे लोगों के। कई बार देखा जाता है कि कोई वीआईपी जैसे सीएम हो गए या राज्यपाल हो गए हमारे देश के, या कोई उच्च पद पे बैठे अधिकारी हो गए, जब वो निकलते हैं तो ट्रैफिक ब्लॉक कर दिया जाता है। कई बार लोगों को दिक्कत होती है उससे, किसी कोई जल्दी में होता है, लेकिन प्रोटोकॉल ऐसे हैं कि रोकना पड़ता है। इस प्रोटोकॉल के बारे में आप थोड़ा सा जानकारी दे सकते हैं कि लोगों को क्यों रोका जाता है जब लगातार, क्योंकि काफिला होता है काफी सारी गाड़ियों का और काफी स्पीड में होता है, तो लोगों को किस तरह से और क्यों रोका जाता है वीआईपी ड्यूटी के दौरान? देखिए, अब तो बहुत ही एक अच्छी चीज हो चुकी है कि कोई भी वीआईपी मूवमेंट होता है तो उससे पहले प्रेस विज्ञप्ति जारी होती है। सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर है उनके माध्यम से हम लोगों को बताते हैं कि जो उक्त मार्ग है ये इनका उपयोग करने से बचें, और जो डाइवर्जन पॉइंट लग जाते हैं और लोगों को बता देता कि इस समय से इस समय के बीच में इस तरह का मूवमेंट है। अब बात है कि काफिलों की वजह से गाड़ी रोका जाती है, उसके पीछे ये है, हम किसको रोक रहे हैं, किसके लिए रोक रहे हैं, जनप्रतिनिधि के लिए। जनप्रतिनिधि जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले, उनकी सुरक्षा की जवाबदारी किसकी है, जनता को सहयोग करना चाहिए, और पुलिस की है कि जनप्रतिनिधि की सुरक्षा हो। जब जनप्रतिनिधि को कुछ होता है तो जो सुनना मतलब जो जनता है उन्हीं की सुनना पड़ता है कि हम जनप्रतिनिधि की सुरक्षा नहीं कर पाए, इसलिए उनकी सुरक्षा कारणों से उनके साथ में टारगेट होता है कि कुछ दुर्घटना हो गई तो एम्बुलेंस में जो ब्लड, उनके ब्लड सैंपल वाले वो रहते हैं, तो एस्कॉर्ट गाड़ी होती है, गाड़ी खराब दुर्घटना उसमें वो गाड़ी होती है, पायलट वाहन होता है जो पहले सूचित कर देता लोगों को कि कोई वीआईपी आ रहा है। ऐसा ही टेल वाहन पीछे होता है कि जो बताता है कि टारगेट यहाँ पर खत्म हो चुका है। तो वो जो टारगेट पे हर गाड़ी का एक अपना अपना एक मकसद होता है कि वो वीआईपी के साथ में वो टीमों के साथ चलती है, और लोगों को इन वजह से हो सकता है कि कई सारी परेशानियां और ये आती हैं। लेकिन अब एक अच्छी चीज है कि प्रेस विज्ञप्ति जारी हो जाती है और लोगों को सूचित भी किया जाता है कि आप इन ऑप्शनल रास्तों का उपयोग करें ताकि आपको जो असुविधा कम से कम हो। ये तो थी आपकी ट्रैफिक की जर्नी, क्योंकि सोशल मीडिया का सफर आपने किस तरह से शुरू किया। एक बहुत टाइम से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ सोशल मीडिया पे, और लगातार आपके ट्रैफिक से जुड़े पोस्ट जो है मैं देखता रहता हूँ, किस तरह से आप सोशल मीडिया के तहत लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और इसका उपयोग जब से आपने स्टार्ट किया, तो युवा जो करते हैं, कई लोग सोशल मीडिया पे ड्रिंक डालते हैं, रश ड्राइविंग करते हुए रील्स डालते हैं, और आप एक तरफ हो और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ट्रैफिक नियमों से जुड़ी, जिनसे आपने चालू की है ट्रैफिक की पाठशाला, उससे जुड़े जो वॉलंटियर्स हैं वो भी अब रील्स वगैरह के माध्यम से ट्रैफिक नियम बता रहे हैं। तो आपकी जो सोशल मीडिया जर्नी रही है, इतने सारे फॉलोअर्स हैं आपके, तो वो कहाँ से और कैसे स्टार्ट करने का आपने सोचा? देखिए, जो सोशल मीडिया सबसे पहले तो शौक में स्टार्ट किया था कि यार वर्दीधारी है, पोस्ट कर दी, ठीक है। मैं अपनी पोस्ट करता था, लोग मेरी तारीफ करते थे, जय हिंद, वाह सुमन भाई कैसे लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो, हैंडसम लग रहे हो, वर्दी में अच्छे लगते हो। मैं ऐसे पोस्ट करता, फिर मैंने महसूस किया कि यार मैं मेरी पोस्ट करता, लोग मेरी तारीफ करते हैं, मैं लोगों को क्या दे पाया, मैं सिर्फ अपनी वाहवाही सुन रहा हूँ और मैं खुश हो रहा हूँ। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मेरे काम को सोशल मीडिया पे मैं लेके आऊं, वो लोगों को जो चीज नहीं पता है वो मैं बताऊं। हालांकि कम लोग, मुझे क्योंकि ट्रैफिक एक बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, तो कई लोग सुनना पसंद करते, कई लोग नहीं करते, लेकिन मेरे लिए अगर 2 लोग भी उसको सुनते हैं तो मेरे लिए बहुत काफी होता है।
तो मैंने इसीलिए जो वीडियोस बनाने स्टार्ट करे। कई जब युवा ऐसे वीडियो डालते हैं इंदौर के स्टंटबाजी के, तो हमने हमारे जो सोशल मीडिया टीम में हूं मैं इंदौर ट्रैफिक की, उसके माध्यम से उन पर कार्रवाई भी करवाई। एफआईआर तक हुई है स्टंटबाजी करने वालों के खिलाफ, या इस तरह की कोई हम कंप्लेंट पहुंचाता है, कोई नंबर प्लेट गलत नंबर प्लेट गाड़ी यूज करता है, तो इस तरह कंप्लेंट आती है और हमने कार्रवाई की है। इवन गाड़ियों के नंबर प्लेट जैसे बॉस, डेविल, किंग, मतलब ये लिखवा के लोग अपने आप को पता नहीं क्या इस तरह की गाड़ियां हैं, और ऐसे कोई लोग यूज करता है तो हम वहां पर उनको खंडन भी करते, समझाइश भी देते हैं कि भाई ये चीज सही नहीं है, आप ऐसा ना करें। और इस वजह से कई लोग बदले भी हैं, और सोशल मीडिया पे लोग प्रश्न करते हैं, सर मेरी गाड़ी की नंबर प्लेट में ये दिक्कत आ चुकी है, सर मुझे लाइसेंस में ये दिक्कत आ रही है, लाइसेंस बनाने के लिए क्या करना चाहिए, कि सर कौन सा रूट इंदौर का ओपन है, वीआईपी कहाँ आ रहे हैं। तो अब धीरे धीरे मैं कई सारी अपडेट वहां पर देने लगा हूं, तो एक सोशल मीडिया का मेरे पास एक सकारात्मक माहौल पैदा हो चुका है, जिसमें जो लोग हैं वो एक सोशल कोप है, वो ट्रैफिक मित्र है, वो अन्य लोगों को नियमों का पालन की जानकारी देते हैं, और मैं अपने बारे में कम और उनके बारे में ज्यादा उनको अप्रिशिएट करता हूँ। जैसे कि कोई जो यूथ है हमारे, कई सारी सेवा दे रहे हैं चौराहों पर, मैं उनसे बात करता हूँ कि आप क्यों सेवा दे रहे हैं, और उनका जो नजरिया है लोगों तक लेके जाता हूँ, तो उन्हें खुशी होती है कि अरे सर अपने प्लेटफॉर्म पर हमें डाल रहे हैं। तो चाहे वो पहले नियम का पालन नहीं करता हो, लेकिन मेरे ऐसे डालने से उसकी जो सोच बदलती है, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि सोशल मीडिया का हम बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं, और हमें वक्त के हिसाब से अपडेट होना जरूरी है। तो जैसे एक निबंध बचपन में लिखते थे, विज्ञान का चमत्कार भी है तो अभिशाप भी है, तो चमत्कार भी कहीं है, जैसा उपयोग करेंगे उस हिसाब से उसका सोशल मीडिया का परिणाम आते होगा। ये तो रही आपकी पूरी जर्नी, होप सो आप सभी को मजा आया हो। जाते जाते हमारे दर्शकों को कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे अपनी लाइफ से जुड़ा या फिर ट्रैफिक से? मैं जब हर साल खत्म होता है और कई सारी दुर्घटनाएं होती है, तब मैंने एक कविता वो लिखी थी, उसके लाइन है कि कैसे कह दूं मैं दोस्तों ये साल बहुत अच्छा गया, या कैसे कह दूं मैं दोस्तों ये महीना बहुत अच्छा गया, मेरे देश की लाखों जिंदगियों को इन सड़क दुर्घटनाओं ने निगल लिया। दुर्घटनाओं में कमी नहीं, अब तो दिन दिन बढ़ती जाती है, दुर्घटनाओं में कमी नहीं, अब तो दिन दिन बढ़ती जाती है, अखबार, न्यूज और सोशल मीडिया पर जिंदगी ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। तो किसी का जीवन ब्रेकिंग न्यूज ना बने, इसीलिए यातायात नियमों का आप पालन करें। हाँ, जब मैं नियमों का पालन कराता हूं तो लोग मुझे क्या बोलते हैं, निष्ठुर बोलते हैं, निष्ठुर है, घमंडी है, और कौन ऐसे नियमों का पालन कराता है, और जो होगा हम सब निपट लेंगे। पर मैं उन लोगों से भी यही कहना चाहूंगा कि हाँ मैं ट्रैफिक पुलिस हूँ, हाँ मैं ट्रैफिक पुलिस हूँ। लोग घूरते हैं मुझे, आंखें दिखाते हैं, जाने को जल्दी वो चौराहों पर सीने तक चढ़ जाते हैं, पर होके निडर मैं अपना फर्ज निभाता हूं, बचाने को उनकी जिंदगी सामने डट जाता हूं। हाँ मैं ट्रैफिक पुलिस हूं, अपना कर्तव्य निभाता हूं। जब निभाता हूं अपना कर्तव्य, लोग निष्ठुर कहते हैं मुझे, पर क्या वो नियमों को ताक पे रखकर अपना कर्तव्य निभाते हैं? वो तोड़ नियमों की चादर को अपनी जान का सौदा करते हैं। मैं रोक उन्हें कुछ समझाइश ही तो देता हूं। हाँ मैं ट्रैफिक पुलिस हूं, अपना कर्तव्य निभाता हूं। जय हिंद, जय भारत। बच्चों और सभी ऑडियंस जो भी देख रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं सुमन जी का ये जो जर्नी था आप सभी को बहुत पसंद आया होगा, और बहुत कुछ आपको यहाँ पे सुमन जी से जो है सीखने को मिला होगा। और भाई फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम, फेसबुक लिंक सब डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो जाके अभी फॉलो कर लो फटाफट से, और वीडियो को लाइक, शेयर, और उन दोस्तों से भैया शेयर कर दो जो ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं और उन्हें लगता है कि यार बहुत बड़ा तीर मार लिया, तो उनसे भी शेयर कर देना। और सभी से और मैं अंत में एक बात कहना चाहूंगा, बहुत अच्छी बात है कि मोहित जी आपने बुलाया यहाँ पर, और मुझे बहुत खुशी होती है कि लोग मतलब जो इन्फ्लुएंसर हैं और आप जैसे जो व्यक्ति हैं जो ट्रैफिक को की गंभीरता को समझकर ट्रैफिक के बारे में युवाओं तक जो संदेश पहुंचा रहे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं। क्योंकि हर एक व्यक्ति आज इन्फ्लुएंसर है, उसके पास हजारों लाखों की पब्लिक है, लेकिन आप ने आज ये इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया, मुझे बहुत ही खुशी हुई। और आप सभी जो मित्र हैं हमेशा स्वस्थ और सुरक्षित रहे,
मैं हमेशा ईश्वर से यही कामना करता रहता हूँ। बस आपको एक एक संकल्प और एक वादा मुझसे यही करना है कि आप जितना संभव हो सके यातायात नियमों का आप पालन करें, और आप पालन करेंगे तो आज जो हमने इतनी चर्चा करी है ये सफल होगी। नहीं तो होता क्या है कि लोग बोलते तो हमें सब है, सर लोगों का चालन बनाओ, सर लोगों को समझाओ और सब कुछ करो, खुद ही वो लेकिन जब हम समझाई से या चालान बनता है तो लोग बोलते हैं सर आप हमने बताया आप हमारा ही बना रहे हो। ये अक्सर लोगों को देखने तो को क्या है मिलता कि चालान बने पर मेरा नहीं बने, दूसरे दूसरों का का बने। बने। तो इस तरह हम ना रखें, आप सुरक्षित रहें। ईश्वर से मैं हमेशा यही कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बहुत पसंद आया हो। अपना फेवरेट पार्ट कमेंट जरूर कीजिएगा जो आपको बहुत बेस्ट लगा, और हम हमारे जो अगले गेस्ट होंगे उनसे आप क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। वो भी जो है पुलिस से जुड़े हुए गेस्ट रहेंगे, तो आप अपने कमेंट्स भी पूछ सकते हैं कि अगले गेस्ट से क्या प्रश्न किए जाएं। और उम्मीद करता हूं भाई फॉलो कर लिया होगा अभी तक जाके, तो फॉलो कर लेना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। ऐसे ही बहुत सारे और वीडियोस के लिए अलग अलग जैसे ट्रैफिक कॉप हमारे साथ हैं, सुपर कॉप है एक्चुअल में इनको मानता हूं। और सुमन जी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे आपका आने के लिए, और हमारी जो ऑडियंस है उनको प्रेरित करने के लिए, ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी देने के लिए।